मरकरी का लेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। ये इलेक्ट्रोड जो है ना कैथोड एनोड का, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेना होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो कौन कौन सा ले सकते हैं? तो प्लैटिनम का ले सकते हैं। मरकरी के इलेक्ट्रोड को कैलुमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जहां पर ये फोटो बनाए वहां जोड़ सकते हैं। या नॉर्मली आप कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, जो सब जगह पे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। मरकरी का इलेक्ट्रोड जब लेते हैं और कोई मेटल इस पे डिपॉजिट हो जाता है तो मरकरी के साथ मेटल मिलता है। तो मरकरी और मेटल के मिक्सचर को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जैसे Na+Hg सोडियम अमलगम, Sn+Hg टीन अमलगम। ठीक है, लिख देना कहीं पे। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस इधर कराए हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोड इनर्ट लिया गया है। बड़े लिख रहे थे क्या? जल्दी से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया है आपका। और इसके बाद ये हुआ था लिकबा सरकाना मगल मंजन, याद कर लिए सब। एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इधर आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। और एक लास्ट में जाते जाते आपको बताए थे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना दिया जाए। अब हम तो चैप्टर शुरू किए हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट का बना रहे हैं, है ना, जो कि इसमें लास्ट में ही दिया है क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ नए टाइप के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्वेश्चन है इसमें प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अरे पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। तुम लोग दूसरे ट्रैक पे क्यों जाते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एन एक्वस 3.18 है सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। दूसरा an aqueous solution of silver nitrate with platinum electrode। तीसरा ये dilute solution
of H2SO4 with platinum electrode। चौथा, an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। बदमाशी नहीं, सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल का जवाब सब बता दे सकता है तुम लोग। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर है 3.18। यही बताएगा तब ना बोर्ड में हो बढ़िया नंबर लाएगा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ किया गया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछ रहा है। एनीवन? यही बात होता है, यही बात होती है। लिख लिए सवाल? देखिए आप लोग कहाँ बेहोश रहते हैं। AgCl इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्या लिख के एकदम लास्ट में, क्या पता क्या करते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड, सिल्वर डिजॉल्व एट एनोड। क्या क्या बताए थे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यदि कॉपर सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड भी कॉपर है, तब कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे और कॉपर ही डिजॉल्व हो जाएगा एनोड पे। तो उसी तर्ज पे जवाब देना था कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड सिल्वर डिजॉल्व एट। हो गया आंसर। देख रहे हैं क्या करते हैं आप। यही सब के लिए हम लोग परेशान भी रहते हैं और आपको बोलते भी रहते हैं। आंसर क्या लिखिएगा? हाँ बोलिए। सिल्वर, यहां सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया गया है, बात खत्म। सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कल इसके मैकेनिज्म भी पिछले क्लास में बताए हैं कि देयर विल बी ए क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉपर आयन एंड कॉपर एटम, and in this potential difference copper get dissolved. Silver deposited at cathode, silver dissolve at anode. क्वेश्चन का आंसर नंबर 2, an aqueous solution of silver nitrate using platinum electrode। अब जवाब दीजिए। अब एक्वस सॉल्यूशन में काउंटिंग हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। इस वाले केस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है ना। अब जो AgNO3 है और इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, तो Ag के साथ कंपटीशन में कौन है? H+, और नाइट्रेट आयन के साथ कंपटीशन में कौन है? OH-। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब सिल्वर और हाइड्रोजन में जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो कैथोड पे जाएगा,
तो कैथोड पे कौन जा रहा है? Ag। कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा। और एनोड पे कौन जा रहा है? आई बारात कल हनी सिंह। फिर से शुरू। तो नाइट्रेट ऊपर है, HOH नीचे, यानी O2, है ना। ये दोनों का दोनों केस दिखाई देती है यहां पे। यही दो डिफरेंस तो है। एक तीसरी बात भी है जहां पे ये कहा जाता है कि भाई हम केवल सिल्वर नाइट्रेट ही लेंगे, पानी ना लेंगे। तीसरा, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो जल्दी से बता दो, लास्ट में यही सब करके गए हो। HOH माइनस क्या जाएगा कैथोड पे? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगा, एनोड पे O2 गैस जाएगा। चौथा, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कॉपर क्लोराइड है CuCl2 और HOH माइनस, Cu प्लस Cl माइनस। बोलो कैथोड पे कौन जाएगा? कॉपर की हाइड्रोजन, चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। और एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन नीचे, Cl2 गैस। तो कितना आसान हो गया बताओ। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। पिछला टॉपिक जो पढ़े थे उसका आउटकम यही था। हो गया। एनसीईआरटी जो है ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाता है, ये क्वेश्चन नहीं बनाता, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाता है। इसी पर अब IIT मेडिकल का क्वेश्चन सेट होता रहता है। मॉलिक्यूल हम कोई भी बदल सकते हैं, इसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। मेनली दो तरह का बात था, सॉल्यूशन एक्वस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, या फिर यूजिंग वही इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो जब वही इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि वाटर है तो फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज काम आ जाता है ना। अब आज हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, ये कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ये ऑक्सीजन इवॉल्व जो हुआ वो कितना लीटर इवॉल्व होगा ऑक्सीजन गैस कैथोड पे और एनोड पे, ठीक है। यानी हर चीज, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ, तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, यानी अमाउंट मेजर करेंगे कि कितना लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए फैराडे साहब हैं, हाँ फैराडे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी चैप्टर में हेडिंग्स लगेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस
of electrolysis. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे साहब जो है दो लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस का, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। अरे सुनो ना, खाली लिखता रहता है, कहते हैं बोलते हैं तो सुनना चाहिए। फैराडे साहब पहले बार ये बताए, पहला नियम में ये बताए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट। यानी जितना चार्ज आप पास कीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, जितना चार्ज आप पास कीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यही तो चार्ज ही पास करते ना इसमें, तो जितना ज्यादा चार्ज पास कीजिएगा Q, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर इवॉल्व होगा एट आइदर ऑफ इलेक्ट्रोड। बस इतना सरल नियम है। मतलब कोई सब्सटेंस कई ग्राम कॉपर, यहां है ना कि कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो बोलेंगे जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा। क्लियर? बस फैराडे का फर्स्ट लॉ यही है और इसी पे न्यूमेरिकल बनता है। तो लॉ क्लियर हो गया। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance deposited, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो लिखना चाहते हैं कि हम अपने से पेपर लिखेंगे, वो एकदम आना तय है, हर साल आता है। इस साल नहीं आया था, इस साल निश्चित आएगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज passes across it। है ना? और चूंकि चार्ज जो है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, Q बराबर IT। हाँ, ये नहीं तो होता ही है, IT भी तो होता है, करंट के साथ जुड़ेगा तब। यही ना क्यूट फॉर्मूला है, क्यूट फॉर्मूला है। देखिए क्यूट लिखल है, QIT, है ना? क्यूट फॉर्मूला, Q बराबर IT। हाँ क्यूट, देखिए क्यूट, क्यूट फॉर्मूला है। हाँ, अब देखो यही बात को और एक आध लाइन बढ़ा के लिखना होता है, जैसे बुक में लिखा है मिलेगा ऐसे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस इन टाइम t सेकेंड। चार्ज को डिफाइन कर दे रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस इन टाइम t सेकेंड। थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो ऊपर लिखे हैं ये भी गलत नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड on the respective electrode is directly proportional to
the strength of current passes in time t second during the period of electrolysis. During period of electrolysis. पूरी बात है ना, पूरी बात है, किताबी डिफिनेशन है, ऊपर वाला लिख दिए हैं आपके लिए कि यदि इतना सब कुछ नहीं याद रखते इतना कम से कम लिखना है ना। और ये जो है ना, ये वाला डिफिनेशन आप वैसे ही लिखते ही हो, किताब उताब से छापते हो तो यही लिखते हो। पीरियड देखो तो क्या लिखता है, देखो तुम लोग के पास भी देखने वाला चीज रहता है एक ठो, देखो क्या है। ना ना वो देखेगा ठीक तो है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या, अरे जल्दी से देख के बताओ यार, इतना देरी करता। लिखो जल्दी से, लिखो लिखो लिखो। लिख दिया, क्या लिखता है पीरियड ऑफ, क्या लिखता है हिंदी में, कि गलती लिखल है, गलती है, पीरियड कोई कहीं कुछ नहीं मिल रहा। देखा तुम लोग, गलती तो इंडिया खोज ही लेता है ना, इंडिया एक ही बात तो खोजता है, गलती। देखो पीरियड जो वर्ड है ना, उसका एक मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस एक ही साथ एक ही बार में नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, एक ही साथ एक ही बार में हो रहा है क्या, वो लगातार आधा घंटा तक चलेगा, तो आधा घंटा के दौरान जितना चार्ज उसमें पास होगा, बदमाश है एकदम से, आधा घंटा के अंदर जितना चार्ज उसमें पास होगा दैट इज पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। आधे घंटे में जितना चार्ज पास होगा, अब एक ही बार 50 कूलम तो पास नहीं करना है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा वैसे वैसे चार्ज पास होता रहेगा, इसीलिए पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप पीरियड भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि ये एक बार एक ही समय पे उतना चार्ज पास कर देंगे क्या, तो ये आधे घंटा तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो आधे घंटे में जितना चार्ज पास करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अब देखिए आगे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे इधर देखेगा सब, Q, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T, ठीक है, I इंटू W हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड, Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज,
अब देखो W बराबर लिखने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं Q, या फिर W बराबर Z I T, where Z is proportionality constant and known as electrochemical equivalence. Known as electrochemical equivalence. Known as electrochemical equivalence. तो फॉर्मूला निकल के आ गया W बराबर Z इंटू क्यू और W बराबर Z इंटू आई टी। अब यहां पर लिख देंगे वेयर W हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड, और Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज, I क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और T हो गया आपका टाइम लिखना रहता है किस चीज में, सेकंड में, और Z को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बताई दिया। और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर Ne, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रो चार्ज। तो यदि आपको W बराबर ZNE भी लिख देगा तो गलती थोड़े ना लिखा है। W यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो भी सही है, Z इंटू N इंटू E, चूंकि Q बराबर Ne, यहां N क्या हो जाएगा, आप लोग लिखते रहना लिख रहे तो। बताएंगे लास्ट में। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो भी लिखी थे। हम्म क्या पूछ रहा है एक बच्चा इधर, कुछ पूछ रहा है, पूछो। पूछो। अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड रिलीज ग्राम में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा, W अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड इन ग्राम।
ये फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन W बराबर जेड क्यू जेड आई टी और जेड एन ई। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन ही है, दोनों ही बोर्ड में, तीनों बोर्ड में, मतलब बोर्ड लेवल है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नाउ यू सी, बट गजब गधा बोलते रहता है। और इक्विवेलेंस, तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में, लिखो जल्दी से। हाँ, तो तब भी एक लिमिट होता है, कितना देर, क्या चाहिए, कहां पे रुके हुए हैं बताइए। बड़े इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? जेड। तो देखो हम लोग डिफिनीशन ना रटना नहीं है, निकाल लेना है उसी फॉर्मूले से। W इज इक्वल टू फॉर्मूला था Z इंटू क्यू था, तो Z बराबर क्या निकल के आ रहा है? W बाई क्यू। क्यू जब हम 1 कूलम लेंगे तो Z बराबर W हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो डिफिनीशन बना रहे हैं, डिफिनीशन बना रहे हैं। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना। अब देखो दिमाग में एनालिसिस होना चाहिए ऐसा कि 1 कूलम सर्कल है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम यदि चार्ज पास करेंगे तो Z बराबर हो जाएगा W, और यही डिफिनीशन लिख देंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। जब इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम चार्ज हम पास करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट होगा वही अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहेंगे। अब डिफिनेशन याद रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, देखो एक बार फिर बोल रहे हैं, सुनो। डिफिनीशन हम लोग याद नहीं करें, डिफिनीशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। Z बराबर आ गया W, कैसे? जब Q हम लोग ले लिया 1 कूलम, तो लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट। और एक डिफिनेशन बनाते हैं, तुम लोग देखते रहो। W बराबर ZQ, लिखना ही एक समस्या है, छोटा करके नीचे लिख देंगे उधर में। दूसरा डिफिनेशन बनाते हैं, चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले में ABCD का ऑप्शंस भी होता है। W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, तो Z बराबर W बाई आई टी। अब हम आई यदि 1 एम्पियर ले लें और टाइम t बराबर 1 सेकेंड ले लें, तो बताओ Z बराबर W लिखेंगे कि ना लिखेंगे? अब क्या कहेंगे डिफिनेशन में कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और इवॉल्व व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through it in 1 second. 1 ampere of current passes through it in 1 second. हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के डिफिनेशन। अब एक दो बार आप जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बोल करके, लिख कर करके, बात खत्म है।
यूनिट क्या आ रहा है, एक डिफिनेशन लिख देंगे फिर वो लिख के नीचे लिख देना। या तुम लोग का एक बहुत खराब और गंदा आदत है, क्या है जानते हो, कि पहले लिखेंगे लैंग्वेज फिर ये ना लिखेंगे सर, ये सही बात नहीं है, ये रटने वाली बात है कि पहले ये लिख दिए फिर वो उतार दिए। आप हमारे साथ चलिए ना, ये जहां पर इस तरह की बातें होती है वहां पे तो करिए, जहां नहीं होता है वहां वैसे ही लिख करिए, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो Z बराबर W यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस is the amount of substance deposited or evolved when 1 coulomb of charge passes through the electrolytes। डिपॉजिटेड और रिलीज में क्या होता है कि जो कोई मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है सॉलिड होने की वजह से, और कोई गैस होता है तो वो रिलीज हो जाता है। इसमें यहां पर डिफिनेशन बनाएंगे, दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस is the amount of substance deposited or released when 1 ampere of current passes in 1 second through the electrolytes। लिख दिए।
हम्म। लिख दिए। अभी तक लिखा नहीं है यार तुम लोग। देखिए हम क्वेश्चन निकाल लिए, आप लोग लिखे भी ना। W बराबर जेड क्यू। जेड क्यू से इतना सारा बात हो गया है ना। या जेड बराबर W बाई आई टी। यूनिट क्या होगा जेड का? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। बोलिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसे बोर्ड में आता है जी, ये बोर्ड में आता है। W इज इक्वल टू जेड क्यू था, तो Z बराबर W बाई क्यू। W का यूनिट क्या लिखोगे? केजी। और Q को क्या लिखोगे? कूलम। केजी पर कूलम, केजी पर कूलम। क्या इसी बात पे तुम लोग डायमेंशन बता दो इसका। केजी पर कूलम डायमेंशन तुम लोग बता दो। Z बराबर W बाई आई टी। क्या? तो W केजी हो गया आपका, आई एम्पियर हो गया, और टाइम सेकंड हो गया। तो एक यूनिट और बन गया ना, केजी पर एम्पियर पर सेकंड। और यहां से हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। W के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा? m लेंथ है रे, टाइम तो है mt माइनस वन और एम्पियर माइनस वन। ये इसका फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। और ये इसका एसआई यूनिट कहलाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब इतना सा दे करके देख लेना चाहता है कि आप जो है ये सब डायमेंशन, यूनिट, डिफिनीशन। बोलिए।
कोई समस्या है? गजब गधा। बदलें? W बराबर, अरे W बराबर, उत्साह ही खत्म हो गया आजकल बच्चे को। हाँ, W बराबर जेड क्यू, W बराबर जेड क्यू 10-20 बार। Q बराबर अलग से आधी एक क्यूट फार्मूला है, क्यू आई टी। क्यू जब हटेगा आई टी अपने से आ जाएगा, लेकिन W बराबर जेड क्यू याद रखना है यार। बड़े तो फैराडे सेकेंड लॉ की तरफ चलेंगे। फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। देखो सेकेंड लॉ किस बारे में, 2 मिनट सुनना हमसे। अब दो इलेक्ट्रोलिटिक वेसल लिए हैं फैराडे साहब, दोनों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। देखो सिचुएशन को समझो, हवा में ही दिमाग में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो अलग अलग सबस्टांस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन दोनों में सेम चार्ज पास करते हैं। जैसे मान लो एक में जिंक सल्फेट लिए हैं, एक में कॉपर क्लोराइड लिए हैं। एक में इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट है, एक में इलेक्ट्रोलाइट कॉपर क्लोराइड है, लेकिन दोनों में एक फैराडे चार्ज, एक फैराडे मतलब 96500 कूलम, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं। तब किस में कितना सबस्टांस डिपॉजिट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, है ना क्वेश्चन। पहला लॉ में बताया कि कितना डिपॉजिट होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरा में कहे यदि सेम चार्ज पास कर दिए तब, तो निकल के आया वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। वो सबस्टांस के किस बात पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर। तो सेकेंड लॉ में ये लिखना है हम लोगों को, इफ सेम चार्ज passes across different electrolytic vessel, if same charge passes across different electrolytic vessel, having different electrolyte, then the amount of substance deposited or released directly proportional to the equivalent weight
of the substance. Thus, if same charge passes across different electrolytic vessel, चार्ज हम सेम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में, चार्ज हम सेम पास कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। कब? जब चार्ज सेम होगा। इफ चार्ज इज सेम। फोटो बनाएंगे, ये लॉ है, इसको समझना होगा ना। अरे गधा वाह, तो अभी लॉ है ना बना है, समझाएंगे, फोटो बना के समझाएं। अरे गधा, फोटो बना के समझाएंगे बोल तो रहे, लिखना अभी। एग्जाम्पल नहीं देंगे, फोटो बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल का। एक में हम जिंक सल्फेट लेंगे, एक में हम कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर क्लोराइड लेंगे, दोनों में सेम चार्ज पास करेंगे। तो एग्जाम्पल वो वही ना है, पूरा दिखेगा ना। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इफ चार्ज इज सेम। ये बातें कही गई है फैराडे सेकेंड लॉ में। अरे किडनी उडनी खराब हो गया का? मतलब 1.5 घंटा बैठ नहीं सकते हो? If charge is same, W directly proportional to E. किडनी फेल का नतीजा है कि 40 मिनट 45 मिनट में उठ जाएगा। चलें जल्दी से खत्म कीजिए। फोटो बनाएंगे अब। लीजिए, देखिए क्या बोला गया है। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ले लिए हम, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल ले लिए। माइनस प्लस माइनस प्लस, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया। तो देखो इसमें क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें हम ले लिए हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2। मान लो इसमें हमने ले लिया है जिंक क्लोराइड, इसमें ले लिया है कॉपर सल्फेट। दोनों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल अलग अलग। लेकिन दोनों में जो चार्ज है ना, ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज, ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज, ये दोनों में सेम पास कर दिए, है ना। ये दोनों में हमने चार्ज सेम पास किया है। इफ Q1 बराबर Q2, तो फैराडे साहब बताना चाह रहे हैं कि अब जिंक इसमें कितना डिपॉजिट होगा, इसमें कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, है ना। चार्ज दोनों में हम सेम ही पास किए। पहला नियम था
कि जितना चार्ज पास कीजिएगा उतना सबस्टांस डिपॉजिट होगा। चलिए ठीक है, लेकिन अब बात यह हो रही है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है, इसमें और इसमें दोनों में हम चार्ज ही सेम कर दिए हैं, तो जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो फैराडे साहब कहते हैं वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक एंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर। यदि आप चार्ज से मतलब नहीं रखते हैं तो दूसरा कौन सा बात से मतलब रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट से। बस यही बात कहा गया है। बना दीजिए फोटो एग्जाम्पल्स कर करके। समझ आ गया सबको? दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लिए जिसमें दोनों में अलग अलग सब्सटेंस भी लिया, लेकिन दोनों में चार्ज सेम पास किए। और जानते एक लैंग्वेज और चलता है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल को सीरीज में जोड़ दिए। याद है, सीरीज में जोड़ दिए तो क्या होगा, दोनों में सेम करंट जाएगा, है ना, दोनों में सेम करंट जाएगा। एक्चुअली में प्रैक्टिकली वही सही है। होता क्या है कि वायरिंग कराते हैं तो हम ये भी जोड़ दिए वो भी जोड़ दिए, तो उसी तरह से दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल सेम करंट वाले तार से जोड़ दिए, इसमें कितना डिपॉजिट होगा उसमें कितना डिपॉजिट होगा ये पता करना है। तो लिखा भी जाता है इफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल कनेक्टेड इन सीरीज, किताबी लैंग्वेज यही है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल को सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ने का मतलब ही है चार्ज सेम जाएगा, दोनों में चार्ज सेम जाएगा या दोनों में करंट सेम जाएगा और सेम टाइम के लिए जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताए हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर। लिख के फिर यहाँ पे रख दीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इस लॉ को मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करें, है ना, तो हम लोग देखते हैं आगे बढ़े।
W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यही लॉ है फैराडे सेकंड लॉ, चार्ज सेम रहेगा। तो W बराबर लिखने के लिए एक कांस्टेंट लिखाता है इनटू E। तो W बाई E बराबर क्या लिखेंगे, बोलो? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का कोई नाम उम ना है। W बाई E बराबर कांस्टेंट, किसी भी सबस्टांस का वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि W1 E1 बराबर W2 बाई E2। समझ में आई कुछ बात? यानी कि ये कहना चाहता है कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बराबर वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। एग्जाम्पल लिए थे ना, फोटो, कॉपर डिपॉजिट होगा यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होगा, तो कितना डिपॉजिट होगा? यदि दोनों में सेम चार्ज पास करता है तो ये डिपेंड करेगा दोनों के इक्विवेलेंट वेट पे। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, दोनों बराबर हो गया। इफ सेम चार्ज इज पास, इफ Q1 बराबर Q2, और इन जनरल W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। ये है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। कॉन्संट्रेटेड रहिए, जरूर कुछ सीख जाइएगा। कॉन्संट्रेटेड तो आप ऐसे ही नहीं रहते हैं, बीच में पानी पी लेते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, डाइल्यूटेड हो जाते हैं। रहना चाहिए कॉन्संट्रेटेड, हो जाते हैं डाइल्यूटेड। हो गया? W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। अब कोई दो सबस्टांस कितना डिपॉजिट होगा सेम चार्ज पास करने पे, यहां लिख देना। जैसे जिंक जिंक लिखे थे, कॉपर कॉपर लिखे थे, वैसे लिख देना। क्लियर है? नाउ अब देखो, मेन बात तो अब होना है, फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये दोनों को मिलाएंगे और बातें अब IIT मेडिकल का करेंगे, है ना? वो अकेले अकेले बोर्ड में आएगा कर रहे थे हम, अब IIT मेडिकल में आएगा, वो बोलेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था?
अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, W बराबर Z इंटू क्यू, तो W1 बराबर Z1 Q1, W2 बराबर Z2 Q2। W1 बाई W2 बराबर क्या लिखें, Z1 Q1 बाई Z2 Q2। इफ Q1 बराबर Q2, इफ Q1 बराबर Q2, क्या निकल के आया, जैसे ही आप हो जाते हो डाइल्यूट वैसे ही हो जाता है गड़बड़। W बराबर अब तो आ रहा है अलग, अब तो आ रहा है अलग, W1 बाई W2 बराबर आ रहा है आपको Z1 बाई Z2। ये किससे आ रहा है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ से आ रहा है। अकॉर्डिंग टू, ये सब नीचे ही लिखना तुम लोग, मतलब इसके नीचे जो यहां से लिखते हैं, ऐसे नहीं कि बगल में। अकॉर्डिंग टू नीचे नीचे लिखते जाना है। फैराडे सेकेंड लॉ अभी लिखना भी नहीं चाहिए, अभी देखना है कि कैसे कैसे क्या सर लेके आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, W1 बाई W2 अभी तो पढ़े हम लोग, बराबर क्या, E1 बाई E2। ये यदि हम दो इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, बोलो, Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस था, ये है इक्विवेलेंट वेट, यानी दो सबस्टांस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का रेशियो वही होता है जो दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। ये तो प्रूव कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस of two substance is equal to the ratio of their equivalent weight। Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2।
लिख दिया। देखो यदि प्रोसेस समझोगे कैसे कैसे सर लेके आए तो कुछ लगेगा नहीं, जब मन करे अपने से डिराइव करो। और यदि खाली ये गोल घेरल घेरल रटने लगेंगे तब तो हो गया, वो न रटाएगा, वो बेकार बात है। इसलिए प्रोसेस से चलना। लिखिए इसको, जाके घर पे लिखिए। फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ मिला दिए तो क्या हुआ, कैसे कैसे लॉ बना। अब देखो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिख सकते हैं क्या? नहीं, इस इक्वेशन का मतलब ही होता है ना। ये लिख के पूछे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, यही वो रिलेशन है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इक्वेशन। अब बोलोगे ना कि सर वहां आता है अलगे, तो अलग तो तुमको लगेगा ही, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बात पे ध्यान ही नहीं देते हो। फैराडे फर्स्ट लॉ अलग पढ़े, सेकेंड लॉ अलग पढ़े। अब पूछा है कि एक इक्वेशन बताइए जिसमें फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों आ जाते, तो ये इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, हो गया। हो गया। तो सिंस लिख देना। क्या पढ़े हम लोग? W1 बाई, नहीं W1 वाले तो भूल ही जाना है। Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। देन Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, Z बराबर 1 बाई एफ इंटू ई। देखिए वो कांस्टेंट क्यों छुपा के रखे हुए थे फैराडे साहब। फैराडे साहब को एक्चुअली में खुद ही आना था कांस्टेंट बन के। Z बराबर 1 बाई एफ इंटू, जैसा कि आप जानते हो Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिखें या फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z लिखें, बात एक ही है। तो E बराबर लिखना होगा तो लिखेंगे F इंटू Z, है ना। वेयर F इज इक्वल टू, हाँ वेयर F इज पहले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नोन एज Faraday's constant। है ना। Z बराबर E बाई एफ, कैसे कुत्ता जैसा किया हुआ है, ऐसे कौन करता है? 3-4 कुत्ता देखो, एक को ऐसे से मुंह मारते रहता है।
गधा हुआ सामने बैठ पढ़ने के लिए क्या पता है, पढ़ने आता है यहाँ पर, क्या करने आता है। जेड बराबर 1/f इंटू ई। एफ क्या है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू भी है 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम। इस कांस्टेंट का वैल्यू है 96500 कांस्टेंट। अब जरा इसी बात को फैराडे के फर्स्ट लॉ में लगा देते हैं। अब जो वहां से फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल धड़ाधड़ बनेगा, एकदम से पूरा एकदम सब बन जाएगा। बोलो क्या लिख दें, जेड बराबर E/F। अब देखो फैराडेज कांस्टेंट का डिफिनीशन तुम लोग फिजिक्स में भी देखा और हम भी एक दिन बताए, कौन जैसे घूमेगा वैसे निकल जाता है। गजब हालत, मतलब ऐसे मुड़ी दिखाएगा उधर से उड़ के निकल गया। अब सोचिए ना, अभी जो है जो जो उड़ के जाता है उसका तो पढ़ाई उसी समय से खत्म हो जाता है। इतना आसान है पढ़ना, रूम के अंदर बंद रहता है आदमी, तब जाकर के 2-4 दिन तक कोई देखता नहीं, तब जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि पढ़ें कैसे। और जहाँ 2 घंटा 1 घंटा की बात होती है मुझे पीछे में उड़ गया, वो कुछ ही पढ़ेगा उसके बाद। उससे पहले यदि समझ में भी आ रहा था तो अब नहीं आएगा, अब खाली उतारा उतारी करेगा। अब देखो जेड बराबर E/F हुआ, तुम ही लोग के लिए कहते हैं, हम खिसियाते आपके लिए, हम अपने लिए थोड़े। फैराडे को डिफाइन करना है यदि मान लेते हैं और एक नया चीज वहां पे लिखा हुआ है, तो F बराबर देन F बराबर क्या लिखेंगे बताओ, E/Z, यानी इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के रेशियो को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। नया बात है लेकिन अभी के लेवल का बात वही है। इससे पहले इसका एक डिफिनीशन पढ़े हम लोग, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, ये तो पढ़े ही है। लेकिन यहां से यदि ये डिफिनीशन लिखा है कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ ए सबस्टेंस is called as 1 फैराडे। द रेशियो, यही सब नया बात ना क्वेश्चंस में लिखा रहता है। फैराडे तो जान रहे हैं लेकिन ऑप्शंस पता नहीं लग रहा है कि लिखल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अरे नीचे जाके करना नहीं ये सब, 5 मिनट के बाद तो नीचे जाओगे, फिर चढ़ जाना एक दूसरे के देह पे। गधा, ये जब पढ़ने नहीं आए हो 48 घंटा में 1.5-2 घंटा आते हो और यहीं पे शुरू सो जाते हो एकदम से। क्या लेना देना है, 2-5 मिनट में न ले दोगे, कब सीरियस होगा। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट
to that of electrochemical equivalence known as Faraday। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट बिट के रेशियो को क्या बोलते हैं हम? फैराडे बोलते हैं। संडे इसके आगे अभी ये चलेगा, एक फॉर्मूला बनाना होगा ना कि कितना जल्दी कॉपी बंद करता है सब। 2 मिनट पहले खैर अगले दिन क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए ठीक है। W इज इक्वल टू क्या लिखे थे फॉर्मूला? Z इंटू क्यू, और Z बराबर आज क्या लिख दिए हैं देखो तो। हाँ, तो बीच में यदि आपको खुद से मन करेगा क्वेश्चन बनाए तो इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। W बराबर ई बाई ए बाई इंटू क्यू, नहीं तो फिर अब अगले दिन लिखेंगे ही। ठीक है। अब रहा बात संडे को। हाँ, कोजी का बैकअप